औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, ये हमारा 7वां लेक्चर है रिलेटेड टू ये केमिस्ट्री। ये चैप्टर 10 है और इसमें हम एक तो पीएच और पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर भी पसंद आएगा। यहाँ एक ये थोड़ी सी बात जो है यूजेस ऑफ बेसिस। बेसिस के यूजेस क्या हैं, तो ये डिफरेंट लिखी हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, और फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये मुख्तलिफ बेसिस हैं और इनके बारे में हम ये देखेंगे इनका इस्तेमाल क्या। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप बनाने में काम आता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ब्लीचिंग पाउडर में इस्तेमाल होता है। सॉफ्टने ऑफ टेम्परेरी हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक सॉइल, और ये एसिडिक सॉइल के अंदर भी डाल देते हैं और ताकि ये उसकी एसिडिटी ख़त्म हो जाए, अल्कलिनिटी जो है वो आ जाए, जिसकी वजह से फसलें बोने में जो है और उनको ग्रो करने में आसानी होती है। ये वो ख़ास पर्टिकुलर पीएच पर जो है वो ग्रो करती हैं। तो आइए इसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो बहुत बड़ा इस्तेमाल है, इस्तेमाल तो बहुत हैं लेकिन ये सीधा से एक आध इस्तेमाल दे दिया इसने। अल्कलाइन बैटरीज के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है। इन द सेम वे जो है हम इनको इस्तेमाल करते हैं जी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो न्यूट्रलाइज करना है एसिडिटी को, और ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टोमच के अंदर, स्टोमच में एसिड होता है, वो एसिडिक मीडियम होता है, और उस एसिडिटी अगर ज़्यादा काज कर जाए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसे इस्तेमाल किया, उसकी सस्पेंशन इस्तेमाल की जाती है। और ये यहाँ पे लिखा है बी स्टिंग। तो बी स्टिंग के लिए क्यों इस्तेमाल करना है, ये तो बेस है, अल्कली है, और इस सूरत में हम उससे इस्तेमाल क्यों करते हैं ये जानने के लिए कि इस बी जो शहद की मक्खिया उसके स्टिंग में, डंक में ये फॉर्मिक एसिड होता है, ये तेज़ाब है, और इसके लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये फोमिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं। जो आग बुझाने का आला होता है एक्सटिंग्विशर, उस के अंदर ये फोमिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, जबकि एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की जाती है, और उसको फोमिंग की सूरत में जब बाहर फुवार निकाली जाती है तो उसकी वजह से ये एक ब्लैंकेट जो है वो आग पर बनता है और जिससे आग बुझाई जा सकती है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो वेरी वीक अल्कली है, और इससे दबाव के तहत अमोनिया को पानी में डिज़ोल्व किया जाता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड और बड़ी एहतियात के साथ जो है ये लॉन्ड्री वाले इस्तेमाल करते हैं। ग्रीस स्टेन जो हैं कोट वगैरह के ऊपर लगे होते हैं, तो उनको उतारने के लिए रिमूव द ग्रीस स्टेन फ्रॉम द क्लॉथ में इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे यूजेस ऑफ बेसिस। और नौ अब हम आते हैं पीएच स्केल की जानब। तो पीएच स्केल क्या है और इसकी बेस क्या है। सबसे पहले तो हम बेस देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए प्योर वाटर, ये इसकी बेस है, और विच इज़ द वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये वीयर लेके आए, या आर नहीं के था, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी इसमें ये आयोनाइजेशन डिसोसिएशन ऑफ वाटर जो है उसके अपने वो बहुत कम होती है।
थोड़े जो हैं मॉलिक्यूल जो वो आयोनाइज होते हैं। इस तरह आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इन ए प्रोसेस। अब हम यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ प्रोसेस, जब इसे प्रोसेस को लिखा हुआ है तो इस सूरत में हम ये जानना चाहेंगे कि ये प्रोसेस का लफ्ज़ क्यों है। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इन ए प्रोसेस, जब भी कोई प्रोसेस हो रहा होता है तो उस वक़्त इसके आयन्स जो हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन जो हैं, स्लाइटली आयोनाइज, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो हैं ये आयोनाइज होते हैं इन द प्रोसेस। और ये जैसे जैसे आप आयन्स को रिमूव करते जाते हैं और ये वाटर जो है आयोनाइज होता चला जाता है, और जिसकी वजह से हम इसको ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे अब ऑटो आयोनाइजेशन को आप बखूबी, ये इसकी डेफिनेशन है, और अक्सर बच्चों को ये नहीं पता चलता कि यहाँ पे आयोनाइजेशन जो है वो किस तरीके से मतलब इसको समझा जाए। जी ये ऑटो आयोनाइजेशन क्या होती है, सेल्फ आयोनाइजेशन क्या होती है। तो किसी भी प्रोसेस के अंदर स्लोली और आहिस्ता आहिस्ता स्लाइटली आयोनाइज होते हैं ये, और इसको ऑटो आयोनाइजेशन खुद ब खुद होते हैं। जब उन आयन को रिमूव कर मज़ीद आयोनाइजेशन हो जाती है और इसको ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन कहा जाता है। तो ये है बेस इसकी। तो बेस ऑफ पीएच स्केल जो है ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है इन प्योर वाटर। आइए आप देखते हैं कि कंसंट्रेशन कैसे हमें मालूम होती है और किस तरह हम इसको आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये KW जो है इसके इसे हम देखते हैं कि ये क्या KW क्या होती है। तो आइए देखिए जी, वाटर इसकी तो पहले रिवर्सिबल रिएक्शन में आप वाटर और इसकी इक्वेशन लिखें। तो इक्वेशन को लिखने के बाद हम केसी में डाल देते हैं, और केसी में जो प्रोडक्ट है वो हाइड्रोजन आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन को ऊपर लिखा गया, और नीचे जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन को लिखा गया। और उसके बाद हमने ये H2O को केसी से मल्टीप्लाई किया। जब हमने इसको केसी से मल्टीप्लाई किया है तो इस सूरत में हमारे पास जो ये केसी जो है KW में तब्दील हो गई है। केसी इंटू वाटर कंसंट्रेशन इक्वल टू KW जो है वो आएगी, और KW जो है वो इस आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट कहलाती है। और ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जो हैं उनको प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट जब KW को हम देखते हैं तो इनकी कितनी मिकदार होती है। इस मिकदार को 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 एट 25 सेल्सियस पर रखा जाता है। तो ये 20 से ये टेम्परेचर इसका जो है याद रखें ये रेगुलेट होती है स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। और ये आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट जो है ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पर रेगुलेट होती है। अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो इस फिगर में चेंज आ जाएगी, और इस वजह से इसे 25 सेल्सियस को लिखना या उसे बयान करना नहायत ज़रूरी है जी ये इसके साथ। तो ये डिसोसिएशन ऑफ आयंस हाइड्रोजन एंड OH आयंस जो है आर इक्वल टू, ये दोनों बराबर होंगे। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों बराबर होते हैं, ये इक्वल होते हैं। तो इस सूरत में हम अगर हाइड्रोजन आयन तस्वर कर लें हाइड्रोक्साइड आयन को भी, तो हमारे पास ये जो आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट आती है वो 1 × 10 की पावर -14 जो है वो आ जाएगी।
और इस लिहाज से आप ज़रा देखिए, अगर हाइड्रोजन आयन के ऊपर पावर 2 है तो दूसरी तरफ हम उसका स्क्वायर रूट ले जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास जो है ये फिगर आती है, ये हाइड्रोजन आयन जो है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 और इनकी मोलैरिटी आ जाती है, यानी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये m बड़ा जो लिखा हुआ है ये मोलैरिटी का लिखा हुआ है, और मोलर कंसंट्रेशन जो है इसको हम ये कंसिडर करेंगे, और एट 25 सेल्सियस पर। तो ये हमारी बेस है जो जिसको हमने कंसिडर करके pH मालूम करनी है। तो यहाँ पे आपने ये भी देखा कि ये वाटर जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये ऑटोनाइजेशन होती है किसी प्रोसेस में या सेल्फ आयोनाइजेशन होती है, तो उसमें आपने मुकम्मल तौर पर ये बात भी समझ ली। और फिर उसके बाद हमने आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट जो है वो मालूम किया, और उसमें ये मालूम कर लिया कि हाइड्रोजन आयन की कितनी मिकदार होगी 25 सेल्सियस पर। अब इस पर हमने बेस करना है इस को जो pH है। तो pH को अब देखिए यहाँ पे pH आपके पास पीछे pH एंड pH स्केल को कैसे हम कंसिडरेशन में ला रहे हैं। तो देखिए जी, ये इसके लिए जो हमारे पास स्केल आ रहा है वो है जी pH स्केल इज बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन प्योर वाटर। तो वो कितनी है जी, नीचे वो लिख दिया मैंने, ये वी नो। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 × 10 की पावर -7 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है। और फिर आप ये सोचते हैं कि स्मॉल फिगर है ये बहुत, और नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ है, तो फिर क्या करें जी, ये तो हम इससे डील कैसे करेंगे। तो ये इसमें टेक कॉमन, ये लेंथ लिख दिया, ये गलत है, और इसमें आपने लिखना था लोगार्थम। ये लोगार्थम जो है वो उसे लिखना था, और एक इस हिसाब से LOGRTHIM जो है ये लिखना लोगार्थम। अब हम एंड मल्टीप्लाई बाय P। अब P को क्या कहा गया, ये इक्वल टू -1 है, टू कन्वर्ट द फिगर इन पॉजिटिव फॉर्म। तो अब देखिए इसमें जो चीज़ आपके सामने आती है वो pH है। pH जो है ये P मल्टीप्लाई लॉग कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन लिखा है। इस के बाद हमने ये लिखा है जी P की जगह पे -1 को लिखने के बाद जो है यहाँ हम लिख रहे हैं जी -1 मल्टीप्लाई लॉग हाइड्रोजन आयन। और ये pH जो है उसकी डेफिनेशन होती है, फिर यहाँ आके डेफिनेशन करते हैं। हेयर pH इज नेगेटिव लोगार्थम ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है ये लिया जाएगा जी। तो इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन जो है pH ऑफ वाटर जो है वो मालूम करेंगे हाइड्रोजन आयन के लिए। यहाँ पर P की कीमत जो है वो -1 लगाई, और लॉग 10 की पावर -7 है। -7 जो है वो -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर लॉग 10 जो है वो 1 के बराबर है, और इस तरीके से हमारे पास 7 पॉजिटिव आ गया। तो ये है जी सारा तरीक़ेकार इसको पॉजिटिव। और इन द सेम वे POH भी मालूम की जा सकती है, जबकि OH आयन की कंसंट्रेशन जो है वो 10 की पावर -7 मौजूद है, और -1 मल्टीप्लाई 10 लॉग 10 की पावर -7 है। तो इस तरह जो -7 है ये तीसरे लॉ के लोगार्थम के तीसरे लॉ के तहत -7 जो है वो लॉग से पहले जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और इस तरीके से हमारे पास ये 7 पॉजिटिव जो है POH भी आ जाती है। तो स्केल विल बी, अब स्केल pH और POH को आप ऐड करेंगे
तो 7 + 7 जो है 14 आ जाता है। तो ये हमारी स्केल जो है वो 14 तक बनती है, 0 से लेकर 14 तक, और एट 25 सेल्सियस पर बनती है। ये जी इस तरीके से हम इसको pH ऑफ प्योर वाटर जो अगर आप लेते हैं तो वो 7 होती है। और नेक्स्ट आप अंडरस्टैंडिंग pH जो है, इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे लेते हैं जी। इफ ए सोल्यूशन ऑफ pH 1 है तो इट इज 10 टाइम कंसंट्रेटेड देन pH 2 से ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी। अगर उसकी और यही जो pH 1 है वो 100 टाइम कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा होगी, जिसकी pH 3 है, उससे pH 1 वाला सॉल्यूशन जो है वो 100 टाइम ज़्यादा कंसंट्रेट होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं pH 7 दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल, और pH लेस देन 7 इज एसिडिक, और pH ग्रेटर देन 7 इज बेसिक कहलाती है। तो इसके यूजेस क्या है, तो यूजेस की तरफ ध्यान जाता है तो कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं हम। यहाँ इसका इस्तेमाल जो है टू डिटरमिन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या इसकी एसिडिक है, क्या बेसिक है या न्यूट्रल है। तो इसमें हम मालूम करने के लिए किसी भी सॉल्यूशन के बारे में ये डिटरमिन कर लेते हैं कि ये एसिडिक, बेसिक और या न्यूट्रल होगा। तो सेकेंडली द प्रोड्यूस द मेडिसिन, मेडिसिन जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो कल्चर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो इसको पर्टिकुलर pH पर हम इसको सेट करते हैं, और फिर उसके बाद जो है ये मेडिसिन जो है वो तैयार हो सकती है, अदरवाइज ये डिफ़िकल्ट होगा। फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शन, कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन ऑफ द रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, तो उसमें भी आपको pH का लिहाज जो है वो रखना पड़ता है कि कैसे होगा। तो नेक्स्ट आइए जी, अब हम कुछ इंडिकेटर की जानब होते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि इसकी pH ये है, इसकी pH ये किस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं जी। उसके मालूम करने के लिए जो हमारे पास ये बात आती है, अब देखिए इंडिकेटर होते क्या हैं, तो याद रखिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में मुख्तलिफ कलर देते हैं। मिसाल इसकी जो है फिनाप्थलीन को लीजिए, तो ये कलरलेस है इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में कलरलेस है, जबकि रेड इन स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन के अंदर ये रेड कलर देती है। और कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर, अब आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो पेज 35 है, टेबल जो है वो 10.3 जो है वो उसको आप देखें तो उसमें फिनाप्थलीन के अलावा जो है वो लिखे हुए हैं, उन इंडिकेटर को भी आप देख लीजिएगा। नाउ द यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं। इंडिकेटर्स आर इन मिक्सचर फॉर्म, अब ये मिक्सचर होते हैं इंडिकेटर तमाम। इंडिकेटर पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इनका ये मिक्सचर होता है, और गिव्स द डिफरेंट कलर इन डिफरेंट pH वैल्यू के अंदर ये इनका कलर जो है वो मुख्तलिफ होता है, और इट इज़ यूज्ड टू मेजर द pH, और pH को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो एक पीस ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर लेते हैं हम, उस पेपर को हम सॉल्यूशन में डिप करते हैं, और डिप करने के बाद जो है इसका कलर जो ऑब्टेन होता है, जो मालूम होता है, इस कंपेयर विद द कलर चार्ट, और कलर चार्ट के साथ उसको कंपेयर कर लिया जाता है, और जिससे हमें मालूम हो जाता है इसकी pH क्या है। एक और तरीक़ेकार जो है वो pH मीटर का तरीक़ेकार है। तो pH इलेक्ट्रोड एक लिया जाता है और इसको एक मीटर के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया जाता है, और दूसरी जानब जो है इलेक्ट्रोड को जो है वो डिप किया जाता है सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के अंदर। तो वेरी इजी, अब इसमें ज़्यादा जो है वो बात नहीं है। तो मीटर शोज करता है pH ऑन द स्केल, या स्केल होती है या फिर डिजिटली जो है वो आपको बता देता है, और ये pH मीटर मोर एक्यूरेट और कन्वीनियंट भी है, आसानी के साथ जो है हम pH को मालूम भी कर सकते हैं।